हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर जो कि 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है। तो सॉल्यूशन क्या होता है ये हम लोग एक बार 11th में भी पहले कर चुके हैं। अभी हम लोग फिर से करेंगे और सॉल्यूशन चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो ही सेम चीज रिपीट हो रही है। तो वो आप लोग जो मेरे पहले वीडियोस हैं 11th क्लास के उसमें से आप पढ़ सकते हो। तो उसके बाद का हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज ए सॉल्यूशन? सॉल्यूशन जो होता है दैट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। अब जो दो और मोर सब्सटेंसेस हैं, टू और मोर सब्सटेंसेस हैं, उसके अंदर से जो एक कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम लोगों को पता है सोल्यूट कहते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। और हम नॉन रिएक्टिंग इसलिए लिख रहे हैं बेटे क्योंकि अगर वो रिएक्टिंग होंगे तो वो कोई और तीसरा कंपाउंड ही बन जाएगा दोनों के रिएक्ट करने से, तो हमारा वो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसीलिए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, इट इज ए homogeneous mixture of two or more substances, that do not react with each other. अब हमारा जो सोल्यूट है, सोल्यूट इज द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। तो सॉल्यूशन जो है वो दो हमारे, क्योंकि सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशंस ही है तो हम लोग सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सोल्यूट है इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट और जो सॉल्वेंट है इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ये हमारा। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस हमारे 9 टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फेज कि हमारा सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। इसी तरीके से सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो हम लोग 9 टाइप के सॉल्यूशंस पढ़ते हैं। अब जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिसके अंदर दो ही कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग कहते हैं बेटे बाइनरी सॉल्यूशन। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस depending upon the phase, physical state, depending upon the physical state, the solutions are solute and solvent. Solutions are of 9 types. अब हम लोग पढ़ेंगे बेटे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? किसी भी सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो उसका मैक्सिमम अमाउंट है जो हम किसी भी सॉल्वेंट के एक स्पेसिफिक अमाउंट में डिसॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस that can be dissolved in specified amount of solvent at a given temperature and pressure. At a given temperature, ठीक है। प्रेशर
सॉलिड्स और लिक्विड्स में नहीं एप्लीकेबल होता। तो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए एंड एट ए गिवन टेम्परेचर, कि अब 25 डिग्री पे अलग सॉल्युबिलिटी है, 50 डिग्री पे अलग है। जैसे हम लोग चीनी डिज़ोल्व करते हैं पानी में, तो रूम टेम्परेचर पे पानी में कम चीनी डिज़ोल्व होगी, जब हम पानी को गर्म कर देंगे तो ज़्यादा चीनी डिज़ोल्व होगी। तो इसलिए जो सॉल्युबिलिटी है इसके अंदर हमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर इंक्रीज करती है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर डिक्रीज करती है। तो जो सॉल्युबिलिटी है, solubility of some substances increases with temperature, क्योंकि उनके लिए जो प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन है दैट इज एंडोथर्मिक। तो अब हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड से हमारा सॉल्यूशन बन रहा है, पानी हमने ऐड कर दिया या कोई भी सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो यहाँ हमारे पास डिसोल्यूशन का प्रोसेस है। तो अगर ये डिसोल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, और अगर हमारा डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी जो है दैट विल डिक्रीज इन विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। So if the process of dissolution is exothermic, then solubility will decrease with increase of temperature. अब जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं ना बेटे, तो एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ती है कि जो हमारे पोलर सॉल्वेंट्स हैं, पोलर सोल्यूट्स को ही डिसॉल्व करेंगे, और जो नॉन पोलर सोल्यूट्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होंगे। यानी कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला प्रिंसिपल फॉलो होता है। सो सॉल्युबिलिटी फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिसॉल्व्स लाइक। Solubility follows the principle of like dissolves like। ये हम लोग बेटे 11th में भी पढ़ चुके कि पोलर में पोलर ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर। जैसे NaCl इट विल डिसॉल्व इन वाटर, शुगर इट विल डिसॉल्व इन वाटर। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, अब एक होता है बेटे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब एक ग्लास पानी में कितनी चीनी मैक्सिमम डिसॉल्व होगी, दैट कि उसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व ही ना हो पाए, उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, यानी कि मैक्सिमम लिमिट उसकी पहुंच चुकी है। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन है यहाँ पे वो ही उसकी सॉल्युबिलिटी है। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम सॉल्यूट dissolved is equal to the concentration of the solution। तो सैचुरेटेड में यही उसकी सॉल्युबिलिटी है।
बेटे अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है हमारा प्रेशर। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो किसी भी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो और इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं हेनरीज लॉ से। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। यानी कि जितना ज्यादा ऊपर प्रेशर होगा गैस के उतनी ही डिजॉल्व्ड फॉर्म में सॉल्यूशन में या लिक्विड में गैस ज्यादा होगी। तो यानी कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस यानी कि अमाउंट ऑफ द गैस dissolved in a particular amount of solvent is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the liquid। इसीलिए जो हमारी सोडा वाटर बॉटल्स होती हैं या हमारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं दे आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर, ताकि ऊपर से जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी लिक्विड के अंदर भी गैस ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारा हेनरीज लॉ था। आगे डाल्टन ने भी इसके अंदर कुछ अपनी थ्योरी ऐड करी, तो हम इसको सॉल्युबिलिटी की जगह फिर हम लोग इसको मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में पढ़ने लग गए। तो वो अभी हम फॉर्मूला लिखते हैं। अब हम लोग बेटे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ करते हैं। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन में सबसे पहला है हमारा कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर हम लोग ज़्यादा परसेंटेज ऑफ हीलियम कर देते हैं। इनकी देयर ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर डाइल्यूटेड विद 11.7% हीलियम, और नाइट्रोजन का जो कंटेंट है ना उसके अंदर हम 56% कर देते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे अंडर द सी जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। अभी हमने पढ़ा कि भाई विद इंक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस गैसेस की। तो अब नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो अब नीचे गए तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस बढ़ गई। अब नाइट्रोजन का परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन जब वापस ऊपर आएंगे तो वो जो नाइट्रोजन है सॉल्युबिलिटी कम होगी क्योंकि प्रेशर कम हो गया। अब नाइट्रोजन क्या करती है बेटे, वो बाहर नहीं निकल पाती और वो बबल्स बना देती है ब्लड में, जिसकी वजह से जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनको बेंड्स हो जाते हैं। अब बेंड्स को प्रिवेंट करने के लिए हीलियम हम लोग डाल देते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है। दूसरा है एनॉक्सिया। अब जब क्लाइंबर्स हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर कम होता है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी यानी कि पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। अब जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उनको वीकनेस फील होती है एंड दे आर अनेबल टू थिंक प्रॉपरली। उसको हम लोग कहते हैं एनॉक्सिया। इसीलिए वो लोग भी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। और तीसरा है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स हैं दे आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर सो दैट मोर ऑफ CO2 इज डिजॉल्व्ड इन दीज। हेनरीज लॉ को बेटे हम एक और डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन। यानी कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, और यहाँ पे जो हमारा KH है इसको हम लोग कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब जो KH है बेटे इसको हम लोग कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो हमारे पास P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स आ गया। X मीन्स मोल फ्रैक्शन। कई बार हम लोग इसका अपोजिट फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं, तब हम लोग X इज इक्वल टू KH इंटू P कर देते हैं। तो जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल्स में हम लोग यूनिट्स ऑफ KH देख लेते हैं। अगर प्रेशर वाले यूनिट्स हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे लेफ्ट साइड वाला, इफ द यूनिट्स ऑफ KH आर गिवन इन प्रेशर, KH are in terms of units of pressure। और अगर हमारे इनवर्स ऑफ प्रेशर के यूनिट्स हैं, इफ यूनिट्स ऑफ KH are इनवर्स ऑफ
प्रेशर यूनिट्स, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब जो KH है, KH की वैल्यू हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में बहुत सारी चीजें बताती है। तो KH की वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड करती है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहला तो बेटे ये हमारा गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। कैसी गैस है, जो ज़्यादा सॉल्युबल गैसेस होती हैं उनका KH कम होता है, और जो कम सॉल्युबल गैसेस होती हैं उनका जो कम सॉल्युबल गैसेस हैं उनका KH ज़्यादा होता है। तो नेचर ऑफ द गैस, सो KH वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 नेचर ऑफ द गैस। Gases which are less soluble in water, they have higher value of KH. Gases which are less soluble in water have higher KH value. अब जैसे आर्गन है, O2 है, हीलियम है, उनकी सॉल्युबिलिटी कम है तो उनकी KH वैल्यू ज़्यादा होगी। दूसरा है टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे KH की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इट मीन्स सॉल्युबिलिटी KH के साथ साथ क्या हो रही है, कम। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो अगर एक ही गैस ले ली हमने और 2 टेम्परेचर पे उसके वैल्यूज KH की लेंगे तो लोअर टेम्परेचर पे लेस वैल्यू आएगी KH की और हायर टेम्परेचर पे हायर वैल्यू आएगी। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, KH वैल्यू इंक्रीजेस। अब जब KH वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो सॉल्युबिलिटी अपने आप क्या करेगी बेटे, डिक्रीज करेगी। अब तुम लोगों ने देखा होगा जो फिशेज होती हैं दे प्रेफर, या एक्वेटिक एनिमल्स दे प्रेफर कोल्ड वाटर्स इंस्टेड ऑफ वार्म वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जिस जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो है वो कम होती जाती है। ये था हमारे पास हेनरीज लॉ